हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, डेली की तरह आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने आपके 1000 MCQs कवर कर लिए थे। 1000 से आगे स्टार्ट करेंगे। आपने क्लास को लास्ट तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। आपने क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है। पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद आंसर देना है। ठीक है, वीडियो के एंड पे आपने ज़रूर बताना है, जितने भी MCQs हम डिस्कस करेंगे आपने बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, वीडियो में आपके लिए भी एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एज अ होमवर्क रहेगा। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट डज द टर्म रिमांड मीन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। कि हमारे पास रिमांड का मीनिंग क्या है लीगल प्रोसीडिंग में। जल्दी से आंसर चूज करें। अच्छा शानदार सा सेशन रहेगा, क्लास को लास्ट तक देखना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रिमांड के बारे में, रिमांड रेफर्स टू सेंडिंग ए केस बैक टू ए लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन आर ट्रायल। ठीक है, इसका मीन हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट कैन आल्सो मीन सेंडिंग ए पर्सन बैक टू कस्टडी लाइक जेल वाइल अवेटिंग ट्रायल और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपने सही आंसर चूज किया होगा, टू सेंड ए केस बैक टू ए लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन डज ए मिस ट्रायल अक्कर। बताएं मिस ट्रायल कब अक्कर होती है। देखिए, मिस ट्रायल की जब बात की जाती है, मिस ट्रायल अकर व्हेन ए ट्रायल इज इनवैलिड ड्यू टू एन एरर। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा व्हेन ए ट्रायल इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड ड्यू टू एन एरर आर ए हंग जूरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखें, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने अच्छे से इनको पढ़ना है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज ज्यूरिसडिक्शन रेफर टू इन ए लीगल कंटेक्स्ट। ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग क्या है लीगल कंटेक्स्ट में। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। Jurisdiction refer to the authority of a court or legal body to hear and make decision on a particular case। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए, the authority of a court to hear and decide cases। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज द टर्म प्लीडिंग रेफर टू इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कि हमारे पास प्लीडिंग का मीनिंग क्या है अगर हम बात करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग के केस में। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए, प्लीडिंग क्या होता है। प्लीडिंग इज ए फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट ऑफ ए पार्टी क्लेम्स इन ए लीगल केस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा ए फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट स्टेटिंग क्लेम्स एंड डिफेंसेस इन ए केस। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज ए मोशन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। कि मोशन क्या है। देखिए, सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम में ये पूछा गया था मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन के बारे में पूछा गया था और यहीं पे आपसे पूछा गया है, व्हाट इज ए मोशन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। मोशन क्या है लीगल प्रोसीडिंग के कंटेक्स्ट में। तो याद रखना, ए मोशन इज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड टू ए कोर्ट फॉर ए रूलिंग और ऑर्डर ऑन ए स्पेसिफिक इशू इन ए केस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा ए रिक्वेस्ट मेड टू द कोर्ट फॉर ए रूलिंग आर ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन इन लीगल टर्म्स। बताएं। देखिए, कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बनता है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में, प्रिविलेज कम्युनिकेशन रेफर्स टू ए कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर इन कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन बिटवीन एन अटॉर्नी एंड देयर क्लाइंट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज FPTC स्टैंड फॉर इन लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या आंसर आएगा। FPTC की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, लीगल प्रोसीडिंग में क्या रहेगी। फाइनल प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, फाइनल प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस इज द करेक्ट आंसर। अब ये हमारे पास है क्या। ए फाइनल प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस इज ए मीटिंग हेल्ड बिफोर द ट्रायल बिगिंस यूजुअली बिटवीन द जज एंड द अटॉर्नीज रिप्रेजेंटिंग बोथ पार्टीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज ए TRO इन लीगल टर्म्स। TRO की फुल एब्रीविएशन क्या होती है। अगर हम बात करें TRO के बारे में, ठीक है, TRO टेम्पोरेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। टेम्पोरेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, ये हमारे पास सही आंसर है। याद रखना, ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्डर है, याद रखना, इट इज़ एन ऑर्डर जो कौन इशू करता है, कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट का एक ऑर्डर है दैट इज इशू टू टेम्पोरेरली प्रिवेंट ए पार्टी फ्रॉम टेकिंग सर्टेन एक्शंस।
तो जैसे कि लाइक कंटैक्टिंग समवन, डिस्ट्रॉइंग एविडेंस आर सेलिंग प्रॉपर्टी अनटिल ए मोर परमानेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है TRO का, टेम्पोरेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज ADR रेफर टू इन लीगल प्रैक्टिस। कई बार ये हमने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका सही आंसर है। रेफर्स टू मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, किसको रिजॉल्व किया जाता है? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ ए ट्रेडिशनल कोर्ट। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इस्टेब्लिश्ड। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 12, 1993। याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में। याद रखना ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई थी, किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रोमोट करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों? ह्यूमन राइट्स को विद इन ए स्पेसिफिक कंट्री या रीजन। तो आप ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, तो ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेटिंग करता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस की बात करें, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू विक्टम्स, प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री इंक्रीज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। बताएं जरा क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री इंक्रीज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और याद रखना, इन्होंने इंक्रीज किया था 17 से 25। टोटल जो स्ट्रेंथ है जजेस की कितनी अब है? 25 है। और कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। बताए क्या आंसर रहेगा? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इंडिया में कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे पास हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इंडिया में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे एक और इजी क्वेश्चन पूछा गया विच इंडियन हाई कोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट। सबसे पुरानी कौन सी हाई कोर्ट है इंडिया की? आपने आंसर चूज किया होगा सबने, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ये हमारे पास क्या है? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया की। याद रख लेना, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सी है? कलकत्ता हाई कोर्ट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें, हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कोर्ट इन इंडिया हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। बताएं कौन सी हाई कोर्ट है इंडिया में जो हैंडल करती है डिस्प्यूट्स को, जो किसके रिलेटेड होते हैं? फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में ये हैंडल करती है डिस्प्यूट्स, जितने भी डिस्प्यूट्स हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ग्रांट ए पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन स्पेशली इन केसेस इन्वॉल्विंग कैपिटल पनिशमेंट। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 72। याद रखना, आर्टिकल 72 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये क्या देता है प्रेसिडेंट को? गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू पार्डन, ठीक है, कम्यूट, रिमिट, रिप्राइव और सस्पेंड सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे सेंटेंस टू डेथ हो गया, सेंटेंसेस फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉज हो गया, दैट फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आर्टिकल 72। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस में। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नेगोशिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। याद रख लेना,
is generally considered the first step in the dispute resolution process as it allows parties to attempt to reach a settlement directly with each other before resorting to more formal methods like mediation or litigation. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस में। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एक्सक्लूसिव डिजिटल कोर्ट फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट केसेस इनॉग्रेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव डिजिटल कोर्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट केसेस इनॉग्रेटेड कहाँ पे किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कोलम। कोलम इज द करेक्ट आंसर, कोलम। ठीक है, कोलम कहाँ पे है? केरला में है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 कम इनटू फोर्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 12 अक्टूबर 2005। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। याद रखना, इज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। ये क्या करता है? इम्पावर करता है सिटीजन्स को, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, इन्हांस करता है अकाउंटेबिलिटी को, इनकरेज करता है गुड गवर्नेंस को। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच लीगल कोड रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड IPC इन दिसंबर 2023। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज़ किया होगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड की, जो अब किस नाम से जाना जाता है? भारतीय न्याय संहिता के नाम से। ये हमारे पास क्या है? ये एक कम्प्रीहेंसिव क्रिमिनल कोड है जो डिफाइन करता है ऑफेंसेस को एंड प्रिस्क्राइब करता है पुनिशमेंट को इंडिया में। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डिफाइन करना क्रिमिनल ऑफेंसेस को। किसको? क्रिमिनल ऑफेंसेस को डिफाइन करना है, प्रिस्क्राइब करना है पुनिशमेंट्स को, इंश्योर करना है जस्टिस एंड फेयरनेस को, मेंटेन रखना है सोशल ऑर्डर को, ठीक है, प्रिवेंट करना है एंड कंट्रोल करना है क्राइम को। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द J&K हाई कोर्ट इन अगस्त 2018। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये फर्स्ट वुमेन जज बनी थी कब? 2018 में अपॉइंट की गई थी फर्स्ट वुमेन जज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। इस क्वेश्चन का आंसर है सिंधु शर्मा। सिंधु शर्मा इज द करेक्ट आंसर, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट इन अगस्त 2018। इस क्वेश्चन का आंसर भी है गीता मित्तल। ये अपॉइंट किए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगस्त 2018 में। ये जो क्लासेज है ये अब एज अ रिवीजन क्लासेज है, ठीक है ना, इसीलिए हम क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसके बाद जितनी भी क्लासेज होंगी ये सारी की सारी रिवीजन क्लासेज होंगी और आपने भी कोशिश करनी है कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गीता मित्तल। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो J&K हाई कोर्ट के बारे में आप याद रख सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 26 मार्च 1928 को भाई महाराजा हरि सिंह के थ्रू। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना, दोनों ही यूटीज़ पे इसका कंट्रोल है। और यहीं पे सीट की बात करें तो श्रीनगर समर में और जम्मू की बात करें तो विंटर में। यहीं पे सैंक्शनड स्ट्रेंथ की बात करें तो अब याद रखना यहाँ पे टोटल 25 जो है ना स्ट्रेंथ है जजेस की, कितनी है? 25 है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। टोटल स्ट्रेंथ अभी कितनी है? 25 है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ पे लाला कन्वर सेन। फर्स्ट मुस्लिम जज की बात करें तो खान साहिब आगा सैयद हुसैन। फर्स्ट वुमेन जज की बात करें जस्टिस सिंधु शर्मा 2018 में यहाँ पे सिलेक्ट की गई थी, अपॉइंट की गई थी। और फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस की बात करें जस्टिस गीता मित्तल 2018 में ये हमारे पास अपॉइंट की गई थी। रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो बिकेम कॉमन हाई कोर्ट फॉर J&K लद्दाख ऑन 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारे पास कॉमन हाई कोर्ट बनी थी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। और याद रखना करंट यहाँ पे एक्टिंग नहीं है, अब करंट चीफ जस्टिस की बात करें तो करंट चीफ जस्टिस यहाँ पे कौन है? याद रखना ताशीर अबस्तान है, ठीक है। ताशीर अबस्तान जो है करंट चीफ जस्टिस है और इन्होंने एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस भी काम किया है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना कि जो मैंने आपको बोला था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की बात करें, जस्टिस की बात करें, इन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है, एन इंक्रीज इन द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ J&K फ्रॉम 17 टू 25। तो अब 25 है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ऑफ इंडिया हैविंग एज्यूम्ड ऑफिस ऑन December 30, 2024। क्या आंसर रहेगा?
करंट चेयरपर्सन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के? इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस वी रामा सुब्रमणियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन states that every high court shall consist of a chief justice and other judges appointed by the president। बताएं कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट करता है कि एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 216, ठीक है। आर्टिकल 216 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये स्टेट करता है दैट एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 231, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि जो आर्टिकल्स किसके रिलेटेड है, हाई कोर्ट के रिलेटेड है। ये हमारे पास पार्ट 6 में आते हैं, आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। जो आर्टिकल 214 है ना, ये हमारे पास किस लिए? हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स के लिए। ये क्या स्टेट करता है? दैट देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, ठीक है। फिर आर्टिकल 215 जो है ना, ये स्टेट क्या कहता है? दैट हाई कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर आर्टिकल 216 क्या कहता है? याद रखना, स्टेट्स दैट ईच हाई कोर्ट शैल हैव ए चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 216 में आता है। 217 की बात करें तो स्टेट्स द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ ए हाई कोर्ट जज। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस फॉर हाई कोर्ट जजेस के लिए आर्टिकल 217 है, इंपॉर्टेंट है, नोट करो, लास्ट टाइम एग्जाम में आया था। और यहीं पे अगर हम आर्टिकल 225 की बात करते हैं तो याद रखना आर्टिकल 225 जो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स के बारे में बताता है। और आर्टिकल 226 की बात करें तो याद रखना स्टेट्स द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स, ये हमें आर्टिकल 226 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल 227 की बात करें तो याद रखना स्टेट्स द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू सुपरवाइज ऑल कोर्ट्स, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट्स, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। और आर्टिकल जो हमारे पास यहाँ पे 230 दिया गया है ना, एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट देता है? स्टेट्स द एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। और आर्टिकल 231 की बात करें, इस्टेब्लिश करता है कॉमन हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट्स के लिए, ठीक है। स्टेट्स दैट पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। क्लियर? विच आर द न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स इन इंडिया established on 1 जनवरी 2019 अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एंड तेलंगाना हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इशूज ए वारंट ऑफ अरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन इशू कर सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट? इस क्वेश्चन का आंसर है जज आर मैजिस्ट्रेट, ठीक है। जज आर मैजिस्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर। यही इशू कर सकते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस हदायतुल्ला, ठीक है। जस्टिस हदायतुल्ला इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताएं, इनमें से हमें कौन सी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, CJI के लिए? बीइंग एन इंडियन सिटीजन, या फिर हैविंग सर्व्ड एज ए हाई कोर्ट जज for at least 5 years, being a member of parliament, being considered a distinguished jurist by the president। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कंपलसरी नहीं है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, हैविंग सर्व्ड एज ए हाई कोर्ट जज फॉर एट लीस्ट 5 years होना चाहिए, और बीइंग कंसिडर्ड ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट बाय द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी नहीं है अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एज ए जुडिशियल ऑफिसर और एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट टू बिकम अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 10 years, ठीक है। 10 year इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एज ए जुडिशियल ऑफिसर और एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट टू बिकम अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है। देखिए, अगर हम क्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना कंपलसरी है, मिनिमम 10 years एज ए जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया होना चाहिए, मिनिमम 10 years एज एन एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है।
ये क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करें तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ये कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कंसल्टेशन किसके साथ की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट करेंगे। और यहीं पे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सर्व्ड एज ए हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड एज ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। और याद रखना अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात अगर हम करें तो अंडर आर्टिकल 124 जो है सब क्लास सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है इसका दिया गया है। और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, क्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। तो आप याद रख लेना, जो आर्टिकल 124 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये इस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आउटलाइन करता है प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग जजेस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है जनरल अवेयरनेस से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर बिकमिंग द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, मेकिंग हिम द सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू अचीव दिस फीट। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच एथलीट रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर विनिंग 2 ओलंपिक मेडल्स इन शूटिंग। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मानू बाकर। याद रखना मानू बाकर ने ही रिसीव किया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ओके। और याद रखना इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं शूटिंग में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हरमनप्रीत सिंह who was honored with the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड in 2024 is associated with which sport। बताएं क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हॉकी, हॉकी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। बात करते हैं की हाईलाइट्स ऑफ द सेरेमनी की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर माना जाता है, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। मानू बाकर की बात करें शूटिंग में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं, अवार्डेड फॉर हर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन शूटिंग, इनको मिला है। डी गुकेश की बात करें चेस के लिए यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं और बिकमिंग द सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू अचीव दिस फीट। और यहीं पे अगर हम बात करें हरमनप्रीत सिंह की, हॉकी से बिलोंग करते हैं, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, ए पार्ट ऑफ टीम्स दैट वन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो एंड पेरिस, याद रख लेना। प्रवीण कुमार की बात करें पैरा एथलेटिक्स रह चुके हैं, पैरालंपिक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता हुआ है हाई जंपर में और रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन पैरा एथलेटिक्स के लिए। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स के बारे में आप याद रख सकते हैं किस किस को ये मिला है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको स्टडी मटेरियल ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसी में आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हमने आपके 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा दिए। 8th नंबर का टेस्ट 25 को रहेगा। इसमें आपको मिलेगा क्या, कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स, ठीक है, जिसमें टर्मिनोलॉजी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ओवरऑल इसी में की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें ग्रामर पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ 2000 प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। मॉक टेस्ट की बात करें 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिसमें आपके 720 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने 1000 एमसीक्यूज यूट्यूब पे कवर किए हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। JNK के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहे, टेस्ट देना चाहे, ये स्टडी मटेरियल चाहिए, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप डालना है और बोलना है कि हमें स्टडी मटेरियल चाहिए कोर्ट के रिलेटेड। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, उसी के साथ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच कोचेज वर प्रोमिनेंट विनर्स ऑफ द द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपाली देश पांडे शूटिंग में एंड एर्मेडो एग्निलो कोलैको फुटबॉल में, ठीक है। ये नाम आप याद रखेंगे, इन्हीं को हमारे पास द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। याद रखना द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोचेज को ही दिया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवार्डेड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स। बताएं क्या आंसर रहेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है प्रोमोटिंग करने के लिए स्पोर्ट्स को। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच यूनिवर्सिटीज वर द टॉप 3 परफॉर्मेंस
अवार्डेड द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी? बताएं क्या आंसर रहेगा। विच यूनिवर्सिटीज वर द टॉप 3 परफॉर्मर्स अवार्डेड द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी? इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लोवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर। आप याद रख सकते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में, रिकॉग्नाइजिंग कोचेज फॉर देयर एक्सीलेंस इन मेंटोरिंग एथलीट्स, ठीक है। और दीपाली देश पांडे शूटिंग कोच हैं, और अरमेडो एग्निलो कोलैको की बात करें तो फुटबॉल के हैं, ठीक है। ये प्रोमिनेंट विनर रहे हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। यहीं पे अगर आपको लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड पूछा जाए तो ये किसको मिला है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को, ठीक है। इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं स्विमिंग में, और इन्होंने रिसीव किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की, तो ये हमारे पास अवार्डेड टू द फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। किस लिए, प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को। और यहीं पे अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की, तो ये हमारे पास किसको दिया गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लोवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ये मिला है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। यहीं पे अगर आपको पेरिस ओलंपिक्स 2024 पे क्वेश्चन आए तो आप याद रखना किस किस को मेडल मिला है। मानू बाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। और मानू बाकर की बात करें और सरबजोत सिंह की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भी। और यहाँ पे स्वप्निल कुसाले की बात करें, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। और इंडियन हॉकी टीम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना, मेंस हॉकी टीम ने। और नीरज चोपड़ा की बात करें, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था मेंस जेवलियन थ्रो में। और अमन सहरावत की बात करें, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल इवेंट में। सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड ऑन 31 अगस्त एंड 1 सितंबर 2024 इन न्यू दिल्ली? बताएं क्या आंसर रहेगा। किसने इनॉग्रेट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी? इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्लियर, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लखनऊ ऑन 4-5 सितंबर 2024? बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि थीम क्या रहा है फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो हेल्ड हुई थी लखनऊ में। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सशक्त और सुरक्षित भारत, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म फोर्सेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। यही थीम था फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो हेल्ड हुई थी लखनऊ में, कब, 4-5 सितंबर 2024 को। क्लियर जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA टू ऑर्गेनाइज द एनुअल 5 2024 कॉन्फ्रेंस इन मुंबई? बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, इन्होंने ही कोलैबोरेट किया था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए एनुअल 5 2024 कॉन्फ्रेंस को मुंबई में। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPP इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हॉर्टिकल्चर, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 14th एशिया ओशेनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस? बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ही रिसेंटली रिलीज किया था इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स याद रख लेना, ठीक है, जो 2025 के जनवरी मंथ में हेल्ड हुई है। पहले आप याद रख लेना, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025, ऑर्गेनाइज इसको किसने करवाया, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने, और वेन्यू क्या था, भारत मंडापन न्यू दिल्ली। क्लियर, और थीम इसका था इंगेज यूथ शेपिंग इंडिया फ्यूचर। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के बारे में। फिर यहीं पे दूसरा आप याद रखना, मेगा एंटरप्रेन्योरशिप कनक्लेव 2025 के बारे में। अगर हम इसकी बात करें, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। कहाँ पे, वेन्यू इसका पुणे में था, और थीम इसका था एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव स्टॉक इकोनॉमीज, ठीक है, इसका थीम क्या था, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव स्टॉक इकोनॉमीज। फिर आप याद रख लेना, यहाँ पे थर्ड नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज की गई थी किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के थ्रू। कहाँ पे, कोणार्क उड़ीसा में, और थीम इसका था विकसित भारत 2047। फिर यहीं पे आप याद रख लेना, राइसीनिया मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, याद रखना, इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, ORF UAE मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने।
और यहाँ पे इसका वेन्यू था अबू धाबी यूएई और थीम इसका था स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूएई रिलेशंस। ठीक है, ये आप याद रख लेना, थर्ड नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में और राइसेनिया मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में भी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। फिर आप याद रख लेना वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन इंजीनियर्स ने ऑर्गेनाइज करवाया था चेन्नई में और इसका थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर सस्टेनेबल शिपिंग एंड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर यहीं पे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी हेल्ड हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था सीतापुरा में। क्वेश्चन में पूछा गया है द भारतीय वायुयान विधेयक BBV 2024 रिसेंटली पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट रिप्लेस्ड विच एक्ट, क्या आंसर रहेगा? कौन से एक्ट को इसने रिप्लेस किया है? याद रखना एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको याद रखना है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। इसका पर्पस क्या है? इंप्रूव करना सेफ्टी मेजर्स को, ठीक है, अलाइन करना विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को, फैसिलिटेट करना डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडिया, ये इसका पर्पस रहने वाला है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सिटी द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होस्ट द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एंड AI 2024। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पेरिस। याद रखना पेरिस में ही हमारे पास होस्ट किया गया है किसको? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एंड AI 2024 को। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री वॉन द एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 मेंस एशिया कप टाइटल इन 2024। अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। याद रखना बांग्लादेश ने जीता है एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 मेंस एशिया कप का टाइटल जो 2024 में हुआ था। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने ध्यान देना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर दलित स्टूडेंट्स इन विच स्टेट यूटी, क्या आंसर रहेगा? कि जो डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी दलित स्टूडेंट्स के लिए, कौन सी स्टेट यूटी में? इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। याद रखना दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू सपोर्ट हिंदू टेम्पल प्रीस्ट्स एंड गुरुद्वारा ग्रंथिज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना स्कीम का नाम क्या रहने वाला है? पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू सपोर्ट हिंदू टेम्पल प्रीस्ट्स एंड गुरुद्वारा ग्रंथीज। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल एंड द थर्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस, क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। ओके, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। याद रखना इंडिया इज द होस्ट ऑफ द 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल एंड द थर्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस। यहीं पे आप कुछ मेजर ग्लोबल समिट्स के बारे में याद रख सकते हैं 2024-2025 के लिए। COP 29 की बात करें जो 2024 में बाकू अजरबैजान की बात करें यहाँ पे हेल्ड हुई थी नवंबर 11 से लेकर 2022 के बीच में। ठीक है, बाकू अजरबैजान में COP 29 की अगर हम बात करते हैं। और यहीं पे 16th ब्रिक्स समिट 2024 की बात करें जो 16th नंबर की ब्रिक्स समिट थी 2024 की, ये काजान रशिया में हेल्ड हुई थी अक्टूबर 22 से लेकर 24 के बीच में। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए G7 के बारे में कि G7 जो थी हमारे पास 2024 की ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो यहाँ पे ये हमारे पास इटली आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखना अपुलिया इटली में, जगह का नाम था अपुलिया इटली। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। G7 समिट 2024 की इटली में हेल्ड हुई। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए G20 के बारे में, G20 2025 की कहाँ पे हेल्ड होनी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखना जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हमारे पास G20 समिट 2025 की हेल्ड होगी। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं G7 समिट 2025 की, ठीक है, G7 2025 की कहाँ पे हेल्ड होगी, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये हमारे पास कनाडा में। ठीक है, कनाडा जो है ये होस्ट करेगा 51st नंबर की G7 समिट। ओके, 15 से 17 जून 2025 की अगर बात की जाए कनाडा में हेल्ड होगी। तो ये पॉइंट आप सारे के सारे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साथ साथ आपकी रिवीजन हो जाए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड ऑन 16 अगस्त 2024 ऑनर्ड द बेस्ट फिल्म्स ऑफ विच ईयर इन द इंडियन सिनेमा। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 2022। ठीक है, द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें जो अनाउंस्ड किए गए थे 16 अगस्त 2024 को, तो यहाँ पे ऑनर किया गया था बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2022 ईयर। ठीक है, इन इंडियन सिनेमा में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपनी वाज ऑनर्ड विद द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 फॉर वाटर रेजिलियंस। बताएं क्या आंसर रहेगा कि कौन सी कंपनी को यहाँ पे
फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 वाटर रेजिलियंस के लिए मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड को। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें, वाज ऑनर्ड विद द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 फॉर वाटर रेजिलियंस। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, चंद्रिका टंडन एल्बम त्रिवेणी वन द ग्रामी फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम इन विच ईयर? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 2025। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अमृत सरोवर? क्या आंसर रहेगा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन अमृत सरोवर का? इस क्वेश्चन का आंसर है टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस इन रूरल एरियाज। याद रख लेना। ओके, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मिशन अमृत सरोवर का, एड्रेस करना है वाटर क्राइसिस को रूरल एरिया में। फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज द थीम ऑफ जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है 2024 का, इसका थीम क्या रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें जरा। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशन प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रखना ये इसका थीम रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सरसाइज गरुदा शक्ति 24 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इंडोनेशिया। याद रखना, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज गरुदा शक्ति 2024 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया कंट्री। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 11th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है लाओ पीडीआर। ठीक है, लाओ पीडीआर की बात करें, इज द होस्ट ऑफ द 11th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज की बात करें, कौन कौन से कंट्री के बीच में होती है? संप्रीति की बात करें, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट होती है। ठीक है, मित्रा शक्ति की बात करें, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कंडक्ट की जाती है। अगर हम स्लाइनेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये हेल्ड होती है। फिर यहीं पे मैत्री एक्सरसाइज की बात करें, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती है। और श्याम भारत की बात करें, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती है। ओके, यहीं पे अगर हम वज्रा प्रहार की बात करें, इंडिया एंड यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएस के बीच में ये भी हेल्ड होती है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें कोऑप इंडिया के बारे में, कोऑप इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एंड यूएस के बीच में ये भी कंडक्ट की जाती है। और नोमैडिक एलिफेंट की बात करें, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती है। और गरुदा शक्ति की बात करें तो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती है। और इंडो कार्पेट की बात करें, ये इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए समुद्रा शक्ति के बारे में, तो ये इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में ही कंडक्ट करवाई जाती है। शक्ति एक्सरसाइज की बात करें, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। और वरुणा एक्सरसाइज की बात करें, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको इस स्लाइड में बताई है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हो सकता है कोई एग्जाम में पूछी जाए, तो आप ध्यान देना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 104th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? क्या आंसर रहेगा? कौन सा कंट्री रिसेंटली बना है 104th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? इस क्वेश्चन का आंसर है अर्मेनिया। अर्मेनिया इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया, विच मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन नियरली 40 ईयर्स? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है इराक। इराक इज द करेक्ट आंसर। इराक की बात की जाए तो इराक जो है इसने लॉन्च किया है अपना पहला नेशनल सेंसस नियरली 40 ईयर्स में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच सिटी वाज द वेन्यू फॉर द 12th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन 2024? कि कौन सा सिटी जो है ये वेन्यू रहा है 12th वर्ल्ड अर्बन फोरम का, जो हेल्ड हुआ था 2024 में? इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए कायरो इजिप्ट। कायरो इजिप्ट वाज द वेन्यू फॉर द 12th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन 2024। तो आप ये याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे? कि हमारे पास कौन सा डे वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट सोलर एनर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट सोलर एनर्जी? इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ही इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना,
हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने ही लॉन्च किया था कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव। किसको प्रमोट करने के लिए? सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो इस वीडियो सेशन में हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं आप ज़रूर बताना। इसी तरह से डेली हम आपके लिए सेशंस लाते रहते हैं। PDF टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। ओके, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।